Hello everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels. American writer poet Sylvia Plath जिनका वन एंड ओनली एंड लास्ट नॉवल पब्लिश हुआ था अंडर सोडेनियम विक्टोरिया लूकस 1963 में। और अंडर सोडेनियम द विक्टोरिया लूकस द नहीं विक्टोरिया लूकस अंडर सोडेनियम यानी पेन नेम से पब्लिश हुआ था। इनके रियल नेम से पब्लिश नहीं हुआ था। द बेल जार। इस नॉवल में 244 पेजेस हैं। उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एस्थर ग्रीनवुड से। ये एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल है जो मैसाचुसेट्स से न्यूयॉर्क आती है मैगजीन में काम करने के लिए एज अ गेस्ट एडिटर। और इनके साथ और अदर 11 स्टूडेंट्स आते हैं और ये सब एक हॉस्टल में रुकते हैं। तो जो एस्थर है इनको पता है कि इनकी लाइफ का बहुत ही अच्छा टाइम है और अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा अपनी लाइफ को लेके वरी रहती हैं, हमेशा सोचती रहती हैं कि आगे लाइफ में ये क्या करेंगी, कॉलेज फिनिश होने के बाद ये क्या करेंगी। तो ऐसे ये सोचती रहती हैं हमेशा अपनी लाइफ को लेके। तो हालांकि इनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी रहती है। दो अदर जो स्टूडेंट्स गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं उनसे काफ़ी अच्छी इनकी फ्रेंडशिप भी रहती है, लेकिन तब भी अपनी लाइफ को लेके सोचती रहती हैं। तो जो इनके स्पॉन्सर्स होते हैं ना, उन्होंने इनके लिए एक लंच पार्टी थ्रो की होती है और इनको काफ़ी सारे प्रेजेंट्स भी मिलते हैं उस पार्टी में। काफ़ी सारे ये काफ़ी खुश होती हैं, एस्थर और अदर्स जो लड़कियां होती हैं काफ़ी खुश होती हैं। लेकिन उस बैंक्वेट के बाद इन सबको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ऐसे ऐसे टाइम जब इनका ये ख़त्म होने वाला होता है तो ये सोचती हैं कि अपनी लाइफ को क्यों ना ये एंजॉय करें। और ये ब्लाइंड डेट पे जाती हैं और जिसके साथ जाती है उसका नाम मार्को है। तो इनकी जो ब्लाइंड डेट होती है काफ़ी डिज़ास्टर होती है, क्योंकि जो मार्को दिन के रेप करने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं रेप करने का। तो ये जो एस्तर है ये इसी बीच में अपने पास्ट के बारे में भी सोचती रहती हैं। तो इनके पास में इनका एक बॉयफ्रेंड होता है बडी विल्डर्ड, जिनको टीबी होता है और वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है सैनिटेरियम में। तो ये जब सोचती हैं बडी के बारे में तो ये शो होता है कि जो बडी हैं काफ़ी हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, एम्बिशियस है। लेकिन ये एस्थर को नहीं समझ सकते, एस्थर को नहीं समझ पाते, उनको उनकी फीलिंग्स नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, क्योंकि एस्थर ने पोइट बनना होता है, राइटर बनना होता है, लेकिन ये जो इनके बॉयफ्रेंड है वो उनको नहीं समझ पाते। तो ये जो इनके बॉयफ्रेंड है बडी एस्थर को बताते हैं कि जब उनके साथ ये रिलेशनशिप में है थे, इवन जब पहले भी उनके साथ रिलेशनशिप में थे, मतलब जब इनका रिलेशनशिप है वो, क्योंकि अपने पास के बारे में सोच रही हैं। तो कहते हैं कि बडी ने उनको बताया था कि ही स्लेप्ट विद अ वेट्रेस। तो ये सुनने के बाद जो एस्थर हैं ये उनको बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं कि जो बडी है ये काफ़ी हिपोक्रेट है और वो उनसे ब्रेकअप कर लेती हैं और कहती हैं कि वो उनसे कभी शादी नहीं करेंगी। तो ये सब ये जो होती हैं एस्थर सोचती रहती हैं। अब इनकी ये स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो जाती है तो सोचती हैं कि ये क्या करेंगी, या तो ये मैरिज कर लें या ये अपने एम्बिशंस के लिए फ़ाइट करें, लड़ें और अपनी लाइफ जिएँ जैसे उन्होंने जी है एम्बिशन के लिए, या मैरिज कर लें। तो ये डिसाइड ही कर रही होती हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पाती, सोचती रहती है अपनी लाइफ को लेके। तो ये राइटिंग क्लास के लिए अप्लाई करती हैं, लेकिन इन्हें रिजेक्शन मिलता है और ये अपने होम टाउन में अपने मदर के साथ आ जाती हैं रहने के लिए वापस। तो मोस्ट ऑफ़ द समर ये अपनी मदर के साथ रहती हैं, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी होती है यंग एज में इनकी। तो ये अपनी मदर के साथ रहती हैं, लेकिन रिजेक्शन के बाद ये धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है इनका। और ये लिखना कम कर देती हैं, इनको नींद आनी बंद हो जाती है, इवन ये बात लेना भी बंद कर देती हैं। तो ये सब देख के इनकी मदर जो होती हैं वो उनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाती हैं। और ये जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं ये डॉक्टर जॉर्डन, ये इनका इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद जो इनकी कंडीशन होती है वो और भी ख़राब होती चली जाती है और भी वर्स्ट होती चली जाती है। ये काफ़ी सारे सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, अपने रिस्क जो होती हैं स्लिट करती हैं और अपने आप को ड्रोन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये वापस सरफेस पे आ जाती हैं। और ये हैंग होने की ट्राई करती हैं, लेकिन ये इनका जो रोप होता है वो टाई नहीं हो पाता, क्योंकि इनके जो हाउस की सीलिंग होती है बहुत ही नीचे होती है, चली जाती है। तो एक बार ये क्या करती हैं कि बेसमेंट में जाती हैं और बहुत ही कुछ छोटा सा स्पेस होता है, वहाँ जाके ये बेसमेंट में जाती हैं और वहाँ जाके ये स्लीपिंग पिल्स खा लेती हैं। तो जब इनकी आँख खुलती है तो ये हॉस्पिटल में होती हैं
और जब इनका इलाज चलता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो ये सही हो जाती है, कोई फिज़िकली हर्ट नहीं होती। तो जब ये ठीक हो जाती हैं तो इनको दूसरे हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में इनको रेफ़र कर दिया जाता है, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया था, फ़िलोमेना गिनी, वो ये बहुत ही फ़ेमस नॉवेलिस्ट और राइटर हैं। तो वहाँ पे ये एस्थर को देखते हैं और वो इनके ट्रीटमेंट का सारा जो भी एक्सपेंसेस होता है उनका सारे वो लेते हैं, और इनके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा वो लेते हैं, और इनको दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के साइकियाट्रिस्ट होते हैं डॉक्टर नॉलन, उनसे उनके जो इलाज होता है, जो इनके इलाज का कॉम्बिनेशन, जो उनके ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, इंसुलिन इंजेक्शन लगाना और इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी वगैरह, और इनसे बात करना, तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो एस्थर होती हैं, वो उनका जो मेंटली हेल्थ होती है जो उनकी, वो काफ़ी ठीक होनी शुरू हो जाती है, इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। और वहाँ पे इनकी एक फ्रेंड भी बनती है, जॉन। उनकी वो भी अपना इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही होती हैं, क्योंकि एस्थर और उनकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनकी केस में काफ़ी सिमिलर होती हैं, जो उनके केसेस में जो भी चीज़ें होती हैं, जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो काफ़ी, मैं वो वर्ड ही भूल गई, तो उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो वो जॉन जो होती हैं उनकी फ्रेंड बन जाती हैं एस्थर की, लेकिन इस नॉवल में साफ साफ क्लियरली कई बार बताया है कि जो जॉन है वो एक लेस्बियन है, और वो एस्थर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, उनमें इंटरेस्ट आ जाता है, और ये सब ना एस्थर को पसंद नहीं होता, तो वो उनसे बोलना बंद कर देती हैं। तो जो एस्थर का जो ट्रीटमेंट था काफ़ी अच्छा चला, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, और जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको परमिशन दे देते हैं कि आप हॉस्पिटल से टाइम टू टाइम आप अपने मदर से या बाहर आप मिल सकते हैं, जा सकते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए वापस आ सकते हैं, तो उनको परमिशन मिल जाती है। तो इसी ये जो एक्सक्लूशन पीरियड होता है, आई थिंक एक्सर्शन जो पीरियड होता है, एक्सर्शन जो पीरियड होता है, इसमें ये एक प्रोफेसर होते हैं, मैथ्स के प्रोफेसर, तो डॉक्टर इरविन, उनसे मिलती है, और उनसे मिलने के बाद ये लोग सेक्स करते हैं, और उस सेक्स के बाद अपनी वर्जिनिटी लूज़ करती हैं जो ये वेस्टर्न है, और उस सेक्स के बाद इतनी ब्लीडिंग होती है कि इनको इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, इमरजेंसी में ले जाया जाता है, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे ऐसे ही अपनी लाइफ के बारे में जो डॉक्टर नोलन से बात करती हैं उनको बताती रहती हैं। वहाँ पे इन्हें पता चलता है कि जो जॉन है उन्होंने सुसाइड कर ली, हालांकि वो भी काफ़ी, उनकी जो ट्रीटमेंट तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, उनकी कंडीशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन वो तभी वो सुसाइड कर लेती, उनको पता चलता है। उसके बाद इनके अपनी लाइफ को लेके जो जो सोचने का जो तरीका होता है वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। अपनी लाइफ को लेके जो इनका थिंकिंग प्रोसेस होता है काफ़ी अलग हो जाता है। तो इसी बीच में इनसे, अब जब नॉवल का भी एंड हो रहा है, और एंड में जो इनके बॉयफ्रेंड है बडी बिल्डर, वो इनसे मिलने आते हैं, और दोनों जो होते हैं ब्रेकअप कर लेते हैं, अपनी एंगेजमेंट बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, रिलेशनशिप बिल्कुल छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। तो अब जो नॉवल का एंड है उसमें ये दिखाया गया है कि ये जो एस्थर है, इनको पता है कि ये एक जो डॉक्टर्स का रूम है, पैनल है, वो बैठा होता है, और ये उसमें जाती हैं, और वहाँ पे इन्हें पता है कि इन्हें जो इनका विंटर का जो सेमेस्टर है कॉलेज का, उसके स्टार्ट होने से पहले इनको हॉस्पिटल से छुट्टी, जो है लीव मिल जाएगी, हॉस्पिटल छोड़ देंगी, क्योंकि इनका जो कंडीशन है, मेंटली कंडीशन है, वो काफ़ी उन्होंने अपने उस पर ग्रिप बना ली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर ये सोचती हैं कि जो इनका सैनिटी है, जो इनकी सैनिटी जो बेल्जार में है, वो कभी ना कभी भी लूज़ हो सकती है। तो ये जो नॉवल है इसका एंड यही है कि ये इस रूम में जा रही है सोचते हुए सब कुछ। तो ये जो नॉवल है इसमें, और जो ये सिल्विया प्लैथ है, इनकी रियल लाइफ में बहुत सिमिलरिटी हैं, क्योंकि जो एक तरह से मैं काफ़ी सारे ऑटोबायोग्राफिकल्स एलिमेंट हैं इस नॉवल में उनके, क्योंकि सिल्विया प्लैथ को भी डिसऑर्डर था, बायोपोलर डिसऑर्डर था, डिजीज़ था, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, इसलिए ये उनका लास्ट नॉवल, इस वजह से उनकी डेथ हुई थी।
तो ये जो नावल है ये इनके रियल नेम से इंग्लैंड में 1966 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इनकी मदर के ऑब्जेक्शन के बाद उसको बंद कर दिया था और 1971 में वापस यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश हुआ, उनकी मदर और उनके हस्बैंड के परमिशन के बाद। और ये नावल जो है ये काफ़ी सारी लैंग्वेज में पब्लिश्ड है। बहुत ही फेमस नावल है द बेल जार उनका, सिल्विया प्लैथ का, क्योंकि उन्होंने इसमें उनकी मेंटली कंडीशन और कैसे किसी को इफ़ेक्ट करते हैं और डिप्रेशन के बारे में काफ़ी बताया है कि काफ़ी कैसे लोग टैकल करते हैं अपनी फीलिंग्स को। तो ये बहुत ही फेमस नावल है द बेल जार सिल्विया प्लैथ का। प्लीज़ पढ़िए और बताइए कि मैंने कौन से पॉइंट इसमें मिस कर दिए। तो एक और नावल के साथ, हालांकि ये जो नावल आया है आई थिंक आफ्टर 2 या 3 मंथ्स बाद आया, आफ्टर 2 या 3 मंथ मैं लेकर आई हूँ। कुछ पर्सनल इशू थे जिस वजह से नहीं हुआ। तो एक और नावल की समरी के साथ नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।